दोस्तों एक टाइम था जब भारत साइकिल पर अपने उपग्रह ले जाकर अंतरिक्ष में लॉन्च किया करता था। लेकिन समय का पहिया कुछ ऐसा घुमा कि आज भारत के पास दुनिया की सबसे सफल अंतरिक्ष एजेंसी है। एक टाइम था जब पूरी दुनिया भारत का मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि भारत सबसे कम खर्च पर उपग्रह लॉन्च करने वाला देश बन गया। लेकिन कम लागत और बढ़िया तकनीक विकसित कर स्पेस साइंस के मामले में भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना एक भारतीय वैज्ञानिक ने देखा। और अगर उन्हें काम करने दिया जाता तो इसरो की जो स्थिति आज है वो शायद 20 साल पहले ही अचीव कर ली जाती। लेकिन उस साइंटिस्ट को देशद्रोही बना दिया गया, फर्जी केस में जेल के अंदर ठूस दिया गया और वहां उन्हें बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। देशद्रोही का टैग मिल जाने की वजह से उनका परिवार पूरी तरह से बिखर गया। उनकी पत्नी लगभग पागल हो गई थी। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और साथ में ही खो दिया अपने भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना। इस साइंटिस्ट का नाम था नाम्बी नारायणन और इन्हीं की रियल स्टोरी पर फिल्म बनी है रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट। दोस्तों आज बात करेंगे इसी फिल्म की रियल स्टोरी के बारे में और जानेंगे आखिरकार इसरो को बर्बाद करने का सपना किसने देखा था और किस साजिश के तहत नाम्बी नारायणन को फंसाया गया था। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि क्या आपको अगर कभी इसरो ज्वाइन करने का मौका मिले तो आप इसरो में नौकरी करेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नए आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों वो सर्दियों की दोपहर थी। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम की सकरी गली में बसे एक घर पर 3 पुलिस अधिकारी पहुंचे। तीनों ही पुलिस अधिकारी बड़ी ही विनम्रता से पेश आ रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने अंतरिक्ष वैज्ञानिक नाम्बी नारायण को बताया कि उनके बॉस यानी डीआईजी उनसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या मैं अंडर अरेस्ट हूँ? पुलिस वालों ने कहा कि नहीं सर। ये सब 30 नवंबर 1994 को हुआ। नाम्बी नारायणन उस वक्त इसरो के क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट के लिए वो रूस से तकनीक ले रहे थे। नाम्बी नारायण पुलिस की गाड़ी की तरफ बढ़े। उन्होंने पूछा कि उन्हें आगे की सीट पर बैठना है या पीछे की। आमतौर पर संदिग्धों को पुलिस की गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठाया जाता था, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आगे की सीट पर बैठने को कहा और गाड़ी गली से बाहर निकल गई। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो डीआईजी वहां नहीं थे, इसीलिए नारायणन को एक बेंच पर बैठकर इंतजार करने को कहा गया। वो बेंच पर बैठे रहे और उधर से गुजरने वाले पुलिसकर्मी उन्हें घूरते रहे। नारायणन बताते हैं कि उनकी नज़र कुछ ऐसी थी जैसे वो किसी शख्स को देख रहे हों जिसने कुछ अपराध किया हो। नारायणन इंतजार करते रहे लेकिन डीआईजी नहीं आए। रात में उन्हें बेंच पर बैठे बैठे ही नींद आ गई। अगली सुबह जब उनकी नींद खुली तो बताया गया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तब तक पुलिस स्टेशन में पत्रकारों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी और कुछ ही घंटों के भीतर अखबार उन्हें गद्दार कह रहे थे। एक ऐसा गद्दार जिसने मालदीव की 2 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसकर रूस से भारत को मिलने वाली टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच दी थी। इसके बाद नारायणन की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। नाम्बी नारायणन एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे। अपनी 5 बहनों के बाद जन्मे नारायणन माता पिता की छठी संतान थे। उनके पिता नारियल के कारोबारी थे और माँ घर पर रहकर बच्चों की देखभाल किया करती थी। नारायणन मेधावी छात्र थे और अपनी कक्षा में अव्वल आते थे। इसरो जाने से पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की कॉलेज से डिग्री ली और कुछ समय तक चीनी की फैक्ट्री में काम किया। वो बताते हैं कि एयरक्राफ्ट मुझे हमेशा आकर्षित करते थे। इसरो में काम करते हुए नारायणन ने तेजी से प्रगति की। उन्हें अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रॉकेट से जुड़ी तकनीक का अध्ययन करने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली थी। वहां से पढ़ाई के 1 साल बाद वो भारत लौटे और वापस आकर फिर से इसरो में काम करने लगे। इसरो में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाताओं जैसे विक्रम साराभाई, सतीश धवन और एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम किया। नारायणन याद करते हैं कि जब मैंने इसरो में काम करना शुरू किया तब यह अपने शुरुआती दौर में था। सच कहें तो किसी तरह का रॉकेट सिस्टम विकसित करने की हमारी कोई योजना थी ही नहीं। अपने एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए हम अमेरिका और फ्रांस के रॉकेट का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे। हालांकि ये प्लान बाद में बदल गया और नारायणन भारत के स्वदेशी रॉकेट बनाने के प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाने लगे। साल 1994 तक उन्होंने एक वैज्ञानिक के तौर पर कड़ी मेहनत से काम किया, जब तक नवंबर 1994 में उनकी जिंदगी पूरी तरह से उलट पुलट नहीं गई। नारायणन की गिरफ्तारी से 1 महीने पहले केरल पुलिस ने मालदीव की एक महिला मरियम राशिदा को अपने वीजा में निर्धारित वक्त से ज्यादा समय तक भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया था। राशिदा की गिरफ्तारी के कुछ महीनों बाद पुलिस ने मालदीव की एक बैंक कर्मचारी फौजिया हसन को भी गिरफ्तार किया। इसके बाद एक बड़ा स्कैंडल सामने आया। पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर स्थानीय अखबारों ने अपनी खबरों में लिखा कि मालदीव की ये महिलाएं भारतीय रॉकेट से जुड़ी गुप्त जानकारियां चुराकर पाकिस्तान को बेच रही थी और इसमें इसरो के वैज्ञानिकों की भी मिलीभगत है।
फिर ये दावे भी किए जाने लगे कि नाम्बी नारायणन भी मालदीव की औरतों के हनी ट्रैप के शिकार हुए वैज्ञानिकों में से एक है। औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए जाने के बाद नारायणन को अदालत में पेश किया गया। जज ने उन्हें सीधे ही पूछा कि क्या वो अपना अपराध कबूल करते हैं। उन्होंने पूछा कि कौन सा। जज ने कहा कि ये सच है कि आपने टेक्नोलॉजी दूसरे देश तक पहुंचाई है, और जज ने उन्हें 11 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नारायणन कहते हैं कि पहले तो मैं सदमे में था, लेकिन बाद में लगा जैसे दिन में कोई सपना देख रहा हूँ। एक बार तो ये सब ऐसा लगा जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ और वो फिल्म मेरे ही इर्द गिर्द घूम रही है। अगले कुछ महीनों में नारायणन की प्रतिष्ठा और इज्जत जैसे टुकड़ों में बिखर गई। उन पर भारत के सरकारी गोपनीय कानून के उल्लंघन और भ्रष्टाचार समेत कई मामले दर्ज किए गए। जांचकर्ता उन्हें पीटते थे और पीटने के बाद एक बिस्तर से बांध दिया करते थे। वो उन्हें 30 घंटे तक खड़े रहकर सवालों के जवाब देने पर मजबूर किया करते थे। उन्हें लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने पर मजबूर किया जाता था, जबकि इसे भारतीय अदालतों में सबूत के तौर पर मान्यता तक नहीं है। नारायणन को कड़ी सुरक्षा वाली जेल में रखा गया था। उन्हीं की सेल में लोगों को पीट पीट कर मार डालने वाला एक सीरियल किलर भी था। उस व्यक्ति ने नारायणन से कहा था कि वो इस बारे में खबरें पढ़ता है और उसे लगता है कि वो बेकसूर है। नारायणन ने पुलिस को बताया था कि रॉकेट की खुफिया जानकारी कागज के जरिए ट्रांसफर नहीं की जा सकती और उन्हें साफ तौर पर फंसाया जा रहा है। उस समय भारत शक्तिशाली रॉकेट इंजन बनाने के लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा था और इसीलिए जांचकर्ताओं ने नारायणन की बातों पर भरोसा नहीं किया। इस मामले में नारायणन को 50 दिन गिरफ्तारी में गुजारने पड़े। वो 1 महीने जेल भी रहे। जब भी उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए ले जाया जाता था, भीड़ चिल्ला चिल्ला कर उन्हें गद्दार और जासूस बुलाती थी। हालांकि नारायणन की गिरफ्तारी के 1 महीने बाद भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने केरल से ये मामला ले लिया। नारायणन ने सीबीआई के जासूसों को बताया कि वो जिन भी जानकारियों से काम करते थे उनमें से कोई जानकारी क्लासिफाइड नहीं थी। एक जासूस ने नारायणन से इस बारे में माफी भी मांगी थी। उसने कहा था कि मुझे मालूम नहीं कि इतना कुछ कैसे हो गया, हमें इसका बेहद दुख है। आखिरकार 19 जनवरी 1995 को नाम्बी नारायणन को जमानत मिली और आधी रात से कुछ देर पहले वो अपने घर पहुंचे। वो सीढ़ियों से ऊपर गए। सबसे पहले अपनी पत्नी को खबर की। उनकी पत्नी एक अंधेरे कमरे में जमीन पर सो रही थी। नारायणन ने 2 बार उनका नाम पुकारा, तब वो जगी। नारायण याद करते हैं कि उसने धीरे से करवट बदली, अपना सिर उठाया और चुपचाप मेरी आंखों में देखती रही। उसके चेहरे पर अजीब भाव थे, जैसे वो मुझे भयानक काम करते देख रही हो। इसके बाद वो जोर से चीख कर रोने लगी। ऐसी चीख मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, ना किसी इंसान की और ना ही किसी जानवर की। मीनाक्षी अम्मल, नारायणन की पत्नी की चीख पूरे घर में गूंज उठी। कुछ देर बाद वो चुप हो गई। पति के जेल जाने और उनकी गैर मौजूदगी से मीनाक्षी की मानसिक सेहत पर बेहद बुरा असर पड़ा। दोनों की शादी को लगभग 30 साल हो चुके थे और उनके 2 बच्चे भी थे। नारायणन की गिरफ्तारी के बाद रोज मंदिर जाने वाली मीनाक्षी डिप्रेशन में चली गई और उन्होंने किसी से बात करना भी बंद कर दिया। नारायणन के अलावा 5 अन्य लोगों पर भी जासूसी और पाकिस्तान को रॉकेट तकनीक बेचने का आरोप लगा था। नारायणन अपनी गिरफ्तारी से पहले इनमें से किसी से भी नहीं मिले थे। साल 1996 में सीबीआई ने अपनी 104 पन्नों की रिपोर्ट जारी की और सभी अभियुक्तों को क्लीन चिट दे दी। सीबीआई ने कहा कि न तो इसरो से गोपनीय कागज चुराने के सबूत है, न ही पैसों के लेन देन के। इसरो की एक आंतरिक जांच में पता चला कि क्रायोजेनिक इंजन से जुड़ा कोई कागज गायब ही नहीं हुआ था। इसके बाद नाम्बी नारायणन ने एक बार फिर से इसरो में काम करना शुरू किया। हालांकि अब वो बेंगलुरु में एक प्रशासनिक भूमिका निभा रहे थे। हालांकि इन सब के बाद भी उनकी परेशानियों का अंत नहीं हुआ। सीबीआई के मामला बंद किए जाने के बावजूद राज्य सरकार ने इसे दोबारा शुरू करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन साल 1998 में इसे पूरी तरह खारिज कर दिया गया। इन सब के बाद नारायणन ने उन्हें गलत तरीके से फंसाने के लिए केरल सरकार पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुआवजे के तौर पर उन्हें 50 लाख रुपए दिए गए। साल 2019 में नाम्बी नारायणन को भारत सरकार के प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया। दोस्तों, साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केरल पुलिस की भूमिका की जांच के आदेश दिए और नारायणन जांच के नतीजे देखने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझे इसमें फंसाने वाले लोगों को सजा मिले। इस कहानी का एक अध्याय खत्म हो गया है, लेकिन एक अध्याय अभी भी बाकी है। नारायणन और 5 अन्य लोगों के खिलाफ इस तरह की साजिशें क्यों रची गई, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। नारायणन को शक है कि शायद यह षड्यंत्र किसी प्रतिद्वंदी अंतरिक्ष शक्ति ने रचा होगा ताकि भारत की रॉकेट टेक्नोलॉजी को विकसित होने से रोका जा सके। बाद में यही तकनीक अंतरिक्ष में भारत की सफलता के लिए वरदान साबित हुई।
क्या इसके पीछे वो देश थे जो भारत के कम खर्च में सैटेलाइट लॉन्च से घबराए हुए थे, या फिर ये सिर्फ भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार का नतीजा था? नारायणन कहते हैं कि ये सब साजिश के तहत ही हुआ था, लेकिन इस साजिश को रचने वाले लोग अलग अलग थे और उनके मकसद भी अलग थे। हाँ, उनकी साजिश के शिकार एक जैसे लोग ही हुए थे। जो भी हुआ उससे मेरा करियर, मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा और मेरी खुशियाँ सब कुछ तबाह हो गई, और इसके लिए जिम्मेदार लोग आज भी बिना किसी सजा के खुले में घूम रहे हैं। दोस्तों, इस सारे केस के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।